तो आओ आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट 4 कवर करने वाले हैं, मतलब ये 2 चैप्टर। मैं इन 2 चैप्टर से केवल इन 2 चैप्टर्स ही 28 मार्क्स तक एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब अगर कोई बंदा पास भी होना चाहता है तो ये 2 चैप्टर ही कर जाए। हाँ, हालांकि आप लिखोगे 15 नंबर का तो नंबर कम देंगे, वो अलग बात रही। बट अगर कोई पास भी होना चाहता है तो बस ये 2 चैप्टर कर जाए तो भी उसके 30 नंबर का काम आराम से हो जाता है। चलो देखो, सुनो, आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन रहेगा आज। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन तो देखो इजी रहेगा, कॉम्बिनेशन आपको पता है, वो आप समझ जाओगे। बट रेशनलाइजेशन नाम का जो टॉपिक है उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी टेक्निकल चीज हो जाती है। बट अभी कॉम्बिनेशन पे आ जाओ। पहले कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ जुड़ना, कंबाइन कर देना या जुड़ जाना। जब 2 चीजें आपस में जुड़ जाती हैं उसी को मैं बोल देता हूँ बिजनेस कॉम्बिनेशन। जब 2 बिजनेस आपस में जुड़ जाते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस, चाहे वो प्रॉफिट शेयर करना हो, चाहे रिसोर्सेज शेयर करना हो, या और भी कुछ चीज हो सकती है, इसको हम बोल देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखो, आपने आसपास बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे होंगे। सबसे वेल नोन एग्जांपल, फेसबुक ने एक्वायर कर लिया इंस्टाग्राम को। इसके अलावा अभी इलॉन भाई ने हमारे ट्विटर को खरीद लिया। और भी ऐसे बिजनेस कॉम्बिनेशन आए दिन चलते रहते हैं। मतलब बिजनेस आपस में कंबाइन होते रहते हैं और आपस में चलते रहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या आ गई, क्यों कॉम्बिनेशन होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या क्या तरीके हैं कंबाइन करने के, बिजनेस को कैसे जोड़ा जाता है, क्यों करते हैं, ये सब हम इस चीज में देखने वाले हैं। आओ देखो, सुनो। सबसे पहले कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस को जोड़ना आपस में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, वो जुड़ के किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, देखो, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सब आ जाते हैं आपके HUF वगैरह, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, ये सारी चीजें। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया। हाँ देखो, ये तो आपके किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। मतलब 2 कंपनी मिलके हो सकता है तीसरी कंपनी बना लें, या 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके किसी तरह की कंपनी बना लें, या कुछ भी हो सकता है। 2 इंडिविजुअल पर्सन मिलके वो बना सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर मिलके कंपनी बना सकते हैं। तो अगर वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, दो चीजें, अगर 2 आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन आपस में मिल रहे हैं और वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर्म चाहे पार्टनरशिप हो आपकी, चाहे LLP हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, कुछ भी हो, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। देखो, कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब एम क्या होगा, एम होगा प्रॉफिट कमाना या फिर अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, इतनी वाली चीज है। अच्छा, मेनली जो वो बनाए जाते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब 2 बिजनेस जब साथ आते हैं तो उनका मेन मोटो होता है अपनी यूनियन क्रिएट करना, ताकि वो कंपटीशन को खत्म कर सके। इतनी वाली बात है आपको सुनना। जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, कॉम्बिनेशन मतलब 2 बिजनेस का आपस में जुड़ जाना। अब बिजनेस आपस में क्यों जुड़ते हैं, इसका रीजन देखो। बिजनेस आपस में इसलिए जुड़ते हैं ताकि वो ढंग से काम कर सके, बिजनेस अपना काम चला सकें, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, प्रॉफिट बढ़ा सकें, कंपटीशन खत्म कराया जा सके। आज के डेट में अगर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को नहीं खरीदा होता तो फेसबुक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम होता। बट आज के डेट में फेसबुक और इंस्टाग्राम एक है, मतलब उन्होंने मोस्टली मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। अगर मैं स्नैपचैट को हटा दूं 1 सेकंड साइड में, देखो व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है, वो भी आपको पता है। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए स्नैपचैट को साइड हटा दूं तो ऐसा कोई ऐप नहीं है जो इन तीनों की बराबरी कर सके। टेलीग्राम भी है, चलो मान ले रहा हूं, बट इतना उसका उतना कैप्चर नहीं है। इन 2 एप्स का इतना कैप्चर नहीं होगा जितना व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम मिला करके बना देते हैं। तो मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए हम कॉम्बिनेशन करते हैं। अच्छा, और कॉम्बिनेशन के लिए और कॉम्बिनेशन का रीजन क्या हो सकता है, देखो, सपोज मैं बनाता हूं कॉटन, नहीं कॉटन बना के सकता हूँ, सॉरी गलत एग्जांपल ले लिया मैंने। कॉटन तो मैं बना ही नहीं सकता है, कॉटन तो उगती है पेड़ पे। चलो मैं धागा बनाता हूँ, धागा यार्न। तो यार्न के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब धागा क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं बना रहा हूँ कपड़े। तो कपड़े के लिए मेरे को क्या चाहिए, धागा। कपड़े के लिए मेरे को चाहिए धागा। तो ये धागा मेरे को बाहर से लाना पड़ता है, ये जो यार्न धागा है ये मेरे को बाहर से लाना पड़ता है। बट मैं चाहता हूं कि ये धागा मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाने लगूं। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लूंगा जिस बिजनेस का काम होगा धागा बनाने का। तो इसी को बोलते हैं कंबाइन करना, जोड़ देना। मैं एक धागा बनाने वाली कंपनी को खरीद लूंगा ताकि मेरी क्लॉथ की प्रोडक्शन आसानी से हो सके। तो एक रीजन ये भी हो सकता है।
एक रीजन तो कंपटीशन खत्म करना, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मेरे को बाहर से धागा महंगा पड़ रहा था तो मैंने एक बिजनेस बनाया खरीद लिया जिसका काम ही है धागा बनाना, तो ऐसी कंडीशन में मैं धागा आसानी से बना करके सस्ते दामों पर बेच सकता हूँ ताकि मेरी कॉस्ट कम आए। तो अल्टीमेटली मोटो तो ये रहेगा, कम कॉस्ट कम टाइम, ज्यादा काम और ज्यादा प्रॉफिट। ठीक, तो इतनी वाली बात है आपके साथ। तो देखो ऑब्जेक्टिव मतलब आखिर जरूरत क्या आ गई कॉम्बिनेशन की, आखिर मैं कॉम्बिनेशन करूं क्यों, वाई शुड आई डू कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन करने का सबसे मेन मोटो होता है ग्रोथ करना और प्रॉफिट कमाना। कॉम्बिनेशन करने का सबसे मेन मोटो होता है ग्रोथ करना एंड प्रॉफिट कमाना। देखो अगर मैंने सारी फर्म्स को अपने अंदर ही जोड़ लिया, 4 दूध की फर्म थी, वो सब आपस में कट छोट कॉम्पिटिशन करती थी, सब एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो सपोज 4 दूध की फर्म थी, सब लोग अपना सस्ते में बेचते थे, सपोज सब लोग देते थे 30 रुपए में दूध और कोई सस्ता कर करके 29 में भी दे देता था। बट ये चारों आपस में जुड़ गए, जब ये चारों आपस में जुड़ गए तो अब ये दूध बेचते हैं 35 रुपए का। देख पा रहे हो सीधे 5 से 6 रुपए का प्राइस का इन्फ्लेशन विद अ सिंगल हो, मतलब एक का सिंगल कॉम्बिनेशन। ठीक, इतनी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो प्रॉफिट है और ग्रोथ है वो अपने आप बढ़ता है। कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरे सर्वाइवल और प्रॉफिट अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब कंपटीशन ही नहीं है तो सब कुछ मेरा है, मेरी मोनोपोली हो जाएगी, जैसे चाहूं वैसे कर लूं। देखो मोनोपोली क्रिएट कर ली मैंने। मोनोपोली का मतलब आपको पता ही है कि जहां पर सिंगल सेलर हो, मेरी मर्जी जैसा चाहूं वैसे बेचूं। मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉली मतलब होता है सेलर, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। कोई नया बंदा मार्केट में आ नहीं पाएगा ड्यू टू माई मोनोपोली। मेरी मोनोपोली की वजह से कोई बंदा बाजार में नहीं आ पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जब मैं मोनोपोली क्रिएट कर लूंगा तो मैं आसानी से बड़ा स्केल का प्रोडक्शन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन करा है, मतलब किसी फर्म के साथ कंबाइन करा है मैंने, तो हम दोनों की एफिशिएंसी मैच हो जाएगी ना। सपोज मेरे पास थी 5 एसेट, उस फर्म के पास थी 5 एसेट, तो हम 5 और 5 मिलके 55 नहीं हो जाएंगे, ऐसी वाली बात है आपके साथ। अच्छा, इसके अलावा देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा अपने को। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपको आज तक बताते आया हूँ, फायदा मिलेगा। फायदा किसी भी टर्म्स में हो सकता है टेक्निकल टर्म्स में फायदा मिल जाए, हो सकता है मैनेजरियल टर्म्स में फायदा मिल जाए, क्योंकि अगर 2 फर्म मिलके मैनेज करेंगी तो मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। जब 2 जगहों के दिमाग मिल जाएंगे, जब 2 जगह के एम्प्लॉयज मिल जाएंगे जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो काम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इसके अलावा देखो कॉमन फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो जाएगा। जो हमारी फर्म्स हैं, मतलब सपोज 2 फर्म थी, उनके पास 5 मशीन थी, इसके पास 5 मशीन थी, दोनों ने मिला लिया, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, बात खत्म। ऐसे ही सपोज ये तो 2 फर्म की बात करी मैंने, हो सकता है कॉम्बिनेशन में आप 4 से 5 फर्म मिला लो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। कट छोट कॉम्पिटिशन नहीं होगा, मैंने आपसे बात करी, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट ये दिख रहा है। देखो इसके अलावा इविल एसोसिएटेड मतलब जैसे देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाला कि 30 रुपए का दूध मैं 29 में भी देता था, बट जब मैंने कंपटीशन को ही हटा डाला, जब मैंने सारे बिजनेस को ही खरीद डाला, तो ऐसी कंडीशन में मैं उसे 35 का बेच सकता हूँ बड़े प्यार से, और लोगों को लेना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। तो ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई। चलो, तो इविल्स मतलब जो नुकसान होते थे मेरे को उससे कट छोड़ कंपटीशन से, उसके नुकसान को मैं भरपाई कर सकता हूँ, मतलब हटा सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि जब 2 फर्म साथ मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अपने आप आएगी, क्योंकि आपका कोई कंपटीशन नहीं बचा। पहली बात तो कंपटीशन नहीं बचा, आप प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हो, तो अपने आप स्टेबिलिटी आएगी, इसमें कोई शक की बात है नहीं। इसके अलावा देखो इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप आसानी से वो कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। मैंने आपको बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फायदा होता है आपके साइज में। तो फायदा कैसे हो सकता है, या तो आप टेक्निकल सेंस में फायदा ले लो, रिसर्च डेवलपमेंट के सेंस में फायदा ले लो, प्रोडक्शन के सेंस में फायदा ले लो, सेल्स या मार्केटिंग के सेंस में फायदा ले लो, तो आपका फायदा होता है कुल मिला के, इतनी बात। इसके अलावा देखो बहुत सारा मटेरियल आप इकट्ठा कर लेते हो। जब 2 फर्म आएंगी, एक फर्म ए और एक फर्म बी, जब ये दोनों मिल करके फर्म ए बी बन जाएंगे, तो इनके रिसोर्सेज आपस में मिल जाएंगे, इनके मटेरियल आपस में मिल जाएंगे, इनके मैन पावर यानी लेबर आपस में मिल जाएगा, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए, इतनी बात है। तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम कॉस्ट में ज्यादा काम हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ होता रहेगा, इकोनॉमीज आ जाएगी स्केल में। इसके अलावा स्टेबिलिटी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आगे देखो शेयरिंग नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अगर फर्म बी के पास कोई पॉलिसी है अच्छी सी, तो वो ए को बताएगी, और ए के पास कोई अच्छी सी पॉलिसी है तो वो बी को बताएगी।
तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये लोग अपनी बेस्ट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा देखो प्राइस स्टेबल रहेंगे। प्राइस स्टेबल क्यों रहेंगे? क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया, प्राइस गिनने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक, इसके अलावा देखो टू विदस्टैंड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी बिजनेस साइकिल क्या है सुनना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जिंदगी भर। बिजनेस के कुछ उठने के दिन होते हैं, कुछ गिरने के दिन होते हैं, उन्हीं को बोला गया बिजनेस साइकिल। मतलब बिजनेस उठता भी है और गिरता भी है। तो जब बिजनेस गिर रहा होगा या उठ रहा होगा तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपटीशन ना हो तो बिजनेस अगर गिरा भी हुआ है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से उठ जाएगा। अगर बिजनेस गिरा भी हुआ है यहाँ पर तो वो आसानी से उठ जाएगा। देखो उठ गया मेरा बिजनेस, तो ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई है। तो देखो सुनो, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब दो फर्म्स का आपस में जुड़ जाना। बेस्ट एग्जांपल आप ले लो इसका क्या बोलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का। इससे क्या होगा? कंपटीशन खत्म, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी फर्म में, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, नई फर्म आ नहीं पाएगी। जब नई फर्म नहीं आएगी तो आप अपने आप प्राइस स्टेबल रखोगे, प्राइस स्टेबल रखोगे तो कस्टमर एक्वायर करोगे, कस्टमर एक्वायर करोगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा आपके पास बड़ा ही वो आ जाएगा, मतलब जब ए और बी फर्म कंबाइन हो जाएंगी तो आपके पास एक दूसरे के वो आ जाएंगे रिसोर्सेज, एक दूसरे के लेबर आ जाएंगे, एक दूसरे का टैलेंट आ जाएगा। इसके अलावा मैनेजरियल स्किल बढ़ेंगी आपकी। इसके अलावा आप देखो तो आपके पास कैपिटल पूल बढ़ेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप सोच सको। अगर ये फर्म गिर भी रही है तो ये दोनों मिलके से उठा लेंगी, क्योंकि अब दो तरह का टैलेंट लग रहा है हमारे पास। एक फर्म तो अच्छी तरह चली रही थी, देखो एक फर्म तो चली रही थी, अब इसने दूसरी और ले ली। जब इसने दूसरी और कंबाइन कर लिया अपने साथ तो दोनों के टैलेंट लग रहे हैं। जब दोनों के टैलेंट लग रहे हैं, वो पहले अच्छी चल रही थी अब और अच्छी चल लेंगी, ऐसी वाली बात। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब कॉम्बिनेशन के एम क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन के एम क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन का एम ये होता है कि हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, कंपटीशन कम हो जाए, इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाए। यानी कि टेक्निकल सेंस में भी ले लो आप, मैटेरियल सेंस में भी ले लो, किसी भी सेंस में ले लो, सारे पॉइंट छाप देना वाले। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पॉइंट हमने यहाँ पे देखे थे ना, ये वाले। देखो 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 कहाँ गया कहाँ चला गया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बस। हाँ ये वाले पॉइंट आप छाप सकते हो यहाँ पर कि टेक्निकल फायदा मिलेगा, मैनेजरियल फायदा मिलेगा, फाइनेंशियल फायदा मिलेगा, इसके अलावा मार्केटिंग का फायदा मिलेगा, रिस्क और फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से कनेक्शन बैठाना पड़ता है। अगर आपने कुछ पॉइंट्स याद कर रखे हैं तो आप उन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं डाल सकते हो। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या डालना है, बट आपको कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए। देखो कुछ भी याद नहीं करोगे, अचानक से आप बोल रहे हो कि ऐसा हो जाए, नहीं चलेगा। चलो देखो, अब देखो कॉजेज ऑफ कॉम्बिनेशन। ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा खास भी था बट आ चुका है, तो जनरल क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आ जाओ देखो, सुनो। तो कॉम्बिनेशन अभी मैंने आपको बता दिया कि जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में आ जाए ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, प्रॉफिट बढ़ा सके, कंपटीशन को रिड्यूस कर सके, उसे मैं कॉम्बिनेशन बोल देता हूँ। तो एज अ होल सामने आ जाना ताकि कॉमन पर्पस अचीव हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, रिसोर्सेज आसानी से हो जाए। अब देखो कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉजेज क्या क्या है? मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन के पीछे छुप के कौन बैठा है, क्यों करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन? हम क्यों दो फर्म्स को आपस में जोड़ें? ताकि कट थ्रोट कंपटीशन खत्म हो जाए। ये जो कलाकार प्रतियोगिता होती है अपनी, प्राइस कम कर दूंगा, मैं प्राइस कम कर दूंगा, 29-30 वाला एग्जांपल। 20 मेरे को 30 रुपए का दूध कभी कभी 29 का ही बेचना पड़ता था। अब मैंने क्या करा, सारी फर्म साथ में आ गई तो अब हम 35 रुपए का दूध बेच देते हैं। तो ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई है। तो कट थ्रोट कंपटीशन खत्म हो जाता है, लार्ज स्केल बिजनेस आता है, आपने पढ़ा इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। इसके अलावा टैरिफ, वो बहुत बढ़िया। अब इस टैरिफ पे चर्चा करते हैं, इस वाली चीज पे। देखो यहाँ देखो। पहली बात तो कॉजेज में मैंने एक तो ये वाला पॉइंट यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक। इसके अलावा मैंने क्या करा, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लिया, ठीक। देखो यही तो बात है कि प्रॉफिट बढ़ाना है और ग्रोथ करनी है, इसीलिए कॉम्बिनेशन करेंगे। यहां तक कॉम्बिनेशन के एम क्या है, और यहाँ पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। कॉम्बिनेशन यूं करते हैं मेरे भाई, कॉम्बिनेशन यूं करते हैं मेरे भाई ताकि प्रॉफिट और ग्रोथ आ जाए। कंपटीशन यूं करते हैं ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। सॉरी, कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि न्यू फर्म आ ना पाए बाजार में।
कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि मोनोपोली क्रिएट हो जाए, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, मतलब प्राइस मैं सेट कर पाऊँ। मोनोपोली का सबसे बड़ा फायदा होता है कि प्राइस मैं सेट कर पाता हूँ। कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि कॉमन फैसिलिटी अचीव हो जाए, ठीक। कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए। कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आए, ठीक, इनोवेशन हो जाए, एफिशिएंसी बढ़े मेरी, इसके अलावा म्यूचुअल बेनिफिट आ पाए, और इसके अलावा इसलिए करते हैं ताकि स्टेबिलिटी रहे प्राइस में। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी गई है, फैला फैला के आप वही सारे पॉइंट को छाप सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। अब देखो ये टैरिफ, ये जो टैरिफ होता है ज्यादातर कॉम्बिनेशन इसकी वजह से ही होते हैं। देखो कैसे, देखो टैरिफ को बोला गया मदर ऑफ कॉम्बिनेशन। बाय इम्पोजिंग हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्ट करे हुए गुड्स हैं उन पर टैरिफ लगाने पर गवर्नमेंट जो होती है उससे होम इंडस्ट्रीज को, सुनो पहले क्या था, एक चीज होती थी इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी को हम बोलते हैं इम्पोर्ट करने पे लगाया हुआ टैक्स, डेट इज कॉल्ड टैरिफ। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, इम्पोर्ट का जो टैक्स होता है उसी टैक्स को मैं बोलता हूं टैरिफ। पहले क्या था, ये वाला जो टैरिफ था, ये टैरिफ बहुत ज्यादा था। जब ये टैरिफ बहुत ज्यादा था तो बाहर से इम्पोर्ट थोड़ा सा कम होता था। दैट मीन्स लोकल जो प्रोड्यूसर थे, ये जो हमारे होम प्रोड्यूसर थे, होम इंडस्ट्री थी, इनको कोई नुकसान नहीं था। बट अब क्या हुआ, जब से एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, टैरिफ को कम करना पड़ा ताकि बाहर से लोग सामान बेचने आ सकें। जब बाहर से सामान आने लगा तो इसका अल्टीमेट जो खतरा आएगा वो खतरा आएगा लोकल प्रोड्यूसर्स को। तो उन लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन करा। ये तीन लोग थे छोटे छोटे बिजनेसमैन, एबीसी, इन तीनों ने क्या करा, एक कॉम्बिनेशन बना लिया अपना एबीसी, लंबा चौड़ा कॉम्बिनेशन बना लिया। अब इन्होंने पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया ताकि बाहर से कोई बंदा आए तो इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए। सरकार ने तो इनकी प्रोटेक्शन छीन ली थी, तो इन्होंने क्या करा, हम खुद एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। तो देखो टैरिफ की वजह से भी कॉम्बिनेशन बनते हैं। टैरिफ का मतलब टैक्स, बाहर से टैक्स हटा दिया सरकार ने, तो बाहर से सामान आएगा तो लोकल प्रोड्यूसर को वो आएगा, गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे सरकार ने टैक्स हटा दिया, हम अपना कॉम्बिनेशन बना लेंगे ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। तो दैट्स वाई कॉम्बिनेशन बनाया। देखो इसके अलावा ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, इसकी वजह से भी वो बनाए जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। देखो सुनो, एक सिंगल जो होती है सिंगल फर्म, वो कितना बड़ा बाजार कैप्चर कर लेगी। सपोज एक सिंगल फर्म कितना बड़ा बाजार कैप्चर कर लेगी, ये इतना थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा और ये भी थोड़ा सा, लेकिन ये जब तीनों साथ में आ जाएंगी तो ये बहुत बड़ा बाजार कैप्चर कर लेंगी। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे देखो ए जो है वो है दिल्ली में, ये जो मेरी ए फर्म है वो है दिल्ली में, बी फर्म जो है वो है मुंबई में, और जो सी फर्म है वो है यहाँ पर कोलकाता साइड। अब देखो सुनो, अगर ये अपने दिल्ली वाले एरिया को ले तो थोड़ा बहुत एरिया होगा, ये अपने मुंबई वाले एरिया को ले तो थोड़ा सा एरिया होगा, और ये अपने कोलकाता वाले एरिया को ले तो थोड़ा सा होगा। बट ये तीनों फर्म अगर साथ आ जाएं तो ये इतना बड़ा एरिया आपस में कैप्चर कर लेती हैं। समझ गए? तो दैट्स वाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन आ जाता है, ये रीजन बनता है एक कॉम्बिनेशन के बनने का। आई होप समझ आया। देखो अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन। तो फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसके अलावा कैपिटल बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मार्केट कंट्रोल करने के लिए, देखो मोनोपोली कंट्रोल्स द मार्केट, आपको पता होगा एक सिंगल सेलर होगा तो वही मार्केट कंट्रोल करेगा, वही प्राइस डिसाइड करेगा। तो अगर मेरे को मार्केट का कंट्रोल चाहिए, सपोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप साथ आ गए, अब पूरा मार्केट मेरा है, जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल करूँ। इसके अलावा देखो ट्रेड साइकिल, जो ट्रेड साइकिल में अप एंड डाउन आते हैं उसे मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पूरा कंट्रोल है मार्केट के ऊपर। ट्रेड साइकिल में जो कंट्रोल वो चीज थी मेरे पास, ट्रेड साइकिल में जो दिक्कत आई थी उन्हें मैं आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लॉज वगैरह से मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत चीजें, पेटेंट लॉ, सॉरी क्या बोल दिया, लॉ से प्रोटेक्शन ही, पेटेंट लॉ। देखो सुनो, पेटेंट, व्हाट डू मीन बाय पेटेंट? पेटेंट का मतलब होता है किसी एक्सक्लूसिव राइट को बचा के रख लेना। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, अगर मैं कॉम्बिनेशन करके कोई नई चीज बना रहा हूं, देखो रिसर्च डेवलपमेंट की हमने बात करी थी ना यहाँ पर, देखो कहाँ गया, हाँ, रिसर्च डेवलपमेंट में प्रमोशन होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं आसानी से कर सकता हूँ। जब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता हूँ तो उसे पेटेंट भी तो कराना पड़ेगा ताकि कोई और ना चुरा ले। तो दैट्स वाई पेटेंट वगैरह से भी मेरे को थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, ये चीज है। इसके अलावा देखें तो हाँ, इंडिविजुअल एबिलिटी, एक पर्सन की एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि
मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को और लोगों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब और लोगों से सपोर्ट चाहिए और मैनेजरियल स्किल चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में मैं मर्जर की तरफ चला जाऊंगा। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी फर्क पड़ता है कि मैं कॉम्बिनेशन करूं या ना करूं। हो सकता है गवर्नमेंट प्रेशर कर रही हो छोटी ऑर्गेनाइजेशन पर कि इसके साथ जुड़ जा, ठीक है। इसके अलावा रेशनलाइजेशन, ये रेशनलाइजेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत तगड़ा लेना देना है, जो हम अगले चैप्टर में, मतलब रेशनलाइजेशन का जो अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, उस पर बताऊंगा। इसके अलावा देखो कट ऑफ कोलोजल, ये जो कोलोजल होता है, कोलोजल का मतलब होता है पावर, और जहां कॉम्बिनेशन आता है वहां पावर आती है, और जहां पावर आती है वहां पर लोगों को मजा आता है। ये जो पावर का खेल है, ये जो पावर का खेल होता है, इसके लिए तो सारे काम हो रहे हैं। ये जो पावर, पैसा, ये जो दौलत शोहरत है, चमकती हुई चीजें, इनके लिए तो सारा काम हो रहा है। तो जहां पर ये आ जाए वहां पे कॉम्बिनेशन अपने आप बैठ जाएगा। तो यही चीज थी बस। देखो आपको याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के लिख देना, ये इतने पॉइंट बहुत हैं। आपको ऑब्जेक्टिव्स को ही आप यहाँ पर छाप सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव्स को ही आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसमें कोई शक की बात है नहीं। है सच में लिख सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ तो लिख सकते हैं, बात खत्म। चलो आगे। अब देखो एडवांटेज, अभी एडवांटेज भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव्स भी छाप सकते हो। देखो वही चीज लिख रही है, कंपटीशन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, इसके अलावा देखो रिसर्च एंड एक्सपीरियंस आ जाता है, ग्रोथ स्टेबिलिटी आती है, रेशनलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन आता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, बेनिफिट टू कंज्यूमर। अच्छा कंज्यूमर को कैसे फायदा हो गया? अबे कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा कॉम्बिनेशन से? तो देखो कॉम्बिनेशन से क्या होगा, अल्टीमेटली कंपटीशन खत्म होगा, कंपटीशन खत्म होगा तो वो प्राइस कम होगा। आप सुनो सुनो सुनो, मेरा जो दूध वाला एग्जांपल था वो जस्ट एक एग्जांपल था। जब अल्टीमेटली मेरा प्राइस कम हो रहा है कंपटीशन की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कंज्यूमर को ही होगा, साफ सीधी बात है। जब दो फर्म साथ आ जाती हैं, उनको सस्ते में काम हो रहा है, जब सस्ते में काम हो रहा है तो फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही मिलेगा, उसमें कोई शक की बात है नहीं, क्योंकि फर्म चाहेगी कि मैं सस्ता बेचूं। इंडियन मार्केट कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी फर्म चाहेगी कि मैं सस्ता बेचूं। देखो अब कोई चीज अनअफोर्डेबल कह के आपको बेची जा रही है और आप खरीद रहे हो, तो मैं कुछ कह नहीं रहा, आईफोन का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने बोला आईफोन अनअफोर्डेबल है, तो ऐसी चीजें नहीं करते यार, मैंने एग्जाम्पल थोड़ी दिया। ऐसे सुनो, अगर आपको अनअफोर्डेबल बोल के कोई चीज नहीं बेची जा रही है वो एक अलग बात, अनअफोर्डेबल बोलकर अगर आपको कोई चीज बेची जा रही है वो अलग बात थी। बट इंडिया में जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें अगर आप कम प्राइस रखोगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, ऐसी वाली बात करी गई है। तो इस वजह से कोई फर्म चाहेगी मेरा प्राइस कम से कम आए ताकि मैं कंज्यूमर को सस्ता सामान दे सकूं, ऐसी वाली चीज। तो यही एडवांटेज है। तो आप मतलब क्या करना, ये वाले पॉइंट्स याद कर जाना, ये वाले पॉइंट्स को ही आप एडवांटेज में छाप देना, ये वाले पॉइंट्स को कॉजेज में छाप देना, बात ही खत्म। सही है ना? चलो अब देखो मैं आपको अलग से क्या बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है वो है, मैंने आपको बता दिया ये कर लो, तो इसके बेस पे आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो गए। अब मैं और क्या अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, बोलो। चलो एक मिनट, आ जाओ आ गया। अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज। अभी तक तो हमने फायदे की बात कर ली कि मेरे को क्या फायदा मिलेगा, अब देखो नुकसान क्या है। ये जो सारी पावर है वो एक हाथ में चली जाएगी, हमने कोल्यूजल के बारे में बात करी ना, सारी पावर एक हाथ में चली जाएगी। इसके अलावा देखो छोटे छोटे बिजनेस का बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर 3 फर्म आपस में मिल जाएं बड़ी बड़ी सी, 4-5 फर्म साथ में बड़ी बड़ी मिल जाएं, तो छोटे कंज्यूमर के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। देखो हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि नई फर्म बाजार में आ नहीं पाती, क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि कॉम्पिटिशन वो मतलब क्या बोलते हैं, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, दैट्स वाई छोटी फर्म्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आप देखो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि 3 फर्म है, तीनों फर्म मिक्स हो गई, अब वो तीनों फर्म मिक्स हो गई तो अब वो जो भी वेज रेट देंगी उस पर वर्कर को काम करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। तो वर्कर की मजबूरी बन जाएगी उनमें काम करना, जिस भी रेट पर वो अपनी वेज रेट देनी है। इसके अलावा देखो नई फर्म को दिक्कत आएगी, आपको पता है कैपिटलिज्म बढ़ेगा। अभी कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है कुछ फर्म्स का, या फर्म बेस्ड मार्केट, जहां पे सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो मोनोपोली क्रिएट हो गई, दैट्स वाई कैपिटलिज्म की सिचुएशन बन जाएगी। इसके अलावा कंज्यूमर को लूटा जाएगा। अभी हमने बात करी थी ऊपर कि 29 रुपए का दूध मैं पहले देता था, 30 रुपए का दूध था, बट मैं 29 में भी दे देता था। बट जब मैंने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, मतलब हम सब आपस में आ गए, तो अब हम 35 रुपए का दूध बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, कंज्यूमर को दिक्कत आ रही है। इसके अलावा इनएफिशिएंसी आई कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अब ये पहले क्या करती थी, इनको 30 रुपए का प्रॉफिट के हिसाब से लगा लो,
इनको होता था 2 रुपए का प्रॉफिट, सपोज 2 रुपए का होता था, तो जब ये बेचेंगे 35 का, तो अब इन्हें होने लगेगा 7 रुपए का प्रॉफिट। ठीक, तो अब ये अपनी मनचाही तरीके से प्रोडक्शन करेंगे ताकि इस चीज की कभी भी वो ना हो, फुलफिल ना हो, मतलब ये डिमांड कभी फुलफिल ना हो। सपोज डिमांड फुलफिल हो गई तो इनका प्राइस कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये लोग आर्टिफिशियल शॉर्टेज, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी को बना के रखते हैं। आपने सुना हो कि कुछ स्पेशल टाइप की घड़ियां केवल साल में 100 या 200 बनती हैं। क्या ऐसा है कि वो बना नहीं सकते? उनके पास इतना पैसा होगा कि वो आसानी से बना सकेंगे, बट एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कैसे बनेगी? सपोज अगर मैं साल में 100 घड़ियां बना रहा हूँ, 100 नीचे 10 बना रहा हूँ, मैं साल में 10 घड़ियां बना रहा हूँ, करोड़ों में बिकेंगी, देख लेना, बढ़िया क्वालिटी घड़ी बनाओ, 10 बनाओ, बिकेंगी। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता, तौबा तौबा तौबा, मैंने एग्जाम्पल दिया ही नहीं, आप ले जाओ तो ले जाओ, मैं क्या करूं? ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का ओवर कैपिटलाइजेशन, कंपनी जो था, कंपनी को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देना, कंपनी को बढ़ा चढ़ा के बता देना। सुनो सुनो, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी, सपोज दैट कंपनी की अपने आप में हो सकता है वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हो, बट जब वो 3-4 कंपनी साथ आ गई, तो कोई बचा ही नहीं पास आसपास वाला, तो हम कंपनी की जो वैल्यूएशन रखते हैं वो काफी तगड़ी रखते हैं, क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं दूर दूर तक। अब क्या पता उस फर्म के अंदर एसेट ही ना हो, क्या पता उस फर्म के अंदर पैसा ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। तो कभी कभी हम फर्म की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा के, कैपेसिटी नहीं मतलब फर्म की जो वैल्यूएशन है, कैपिटलाइजेशन मतलब होता है वैल्यूएशन, कैपिटलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिससे हम फर्म की वैल्यू निकालते हैं एज पर मार्केट शेयर, शेयर की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम उनकी वैल्यूएशन निकालते हैं कंपनी की। खैर आपका टॉपिक नहीं है वो, अलग बात रही। अब सुनो, तो ये जो ओवर कैपिटलाइजेशन कर देते हैं कभी कभी कंपनी का, उससे भी, उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा देखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस थोड़ी सी रुक जाती है क्योंकि है मोनोपोली में आपको पता है लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें पता है कोई आए ना आए मैं खरीदूंगा ही। ठीक, जैसे सुनो, आज से कुछ साल पहले तक, जब तक जियो नहीं आया था, उससे पहले ये 2-3 सिम की मोनोपोली थी, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते थे। जैसे जियो आया, बस क्या बताऊं, चलो आ जाओ, चलो बता ही दे रहा हूँ। हाँ, तो जैसी जियो आया वैसी मोनोपोली इनकी खत्म हो गई और इन्हें भी एडॉप्ट करना पड़ा। सपोज जियो नहीं आता तो आज क्या आप इतने प्रोग्रेस होते? क्या आप आज मेरे से पढ़ पा रहे होते? क्या आपको ऐसा मौका मिल पा रहा होता? नहीं ना, इतनी वाली बात है। आगे देखो, अब कॉम्बिनेशन के टाइप्स। कॉम्बिनेशन कई तरह का हो सकता है, जनरली इन 5 तरह का होता है, जिसमें ये 2 मेन है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इन 2 पर से पर्सनल क्वेश्चन आ सकता है, वरना पूरा क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर, इतनी वाली बात है। चलो देखो, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल या ट्रेड कॉम्बिनेशन। सुनो, सबसे पहले चलो दिखाई दो, पहले देखने के बाद फिर बात करें। सुनो, पहले मैं अगर आपसे बात करूं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इस तरह का कॉम्बिनेशन जहां पर बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी सेम टाइप की फर्म्स, किस टाइप की? सेम टाइप की। जब सेम टाइप की फर्म एक साथ आ जाती हैं, ऐसे को मैं बोल देता हूं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तीनों एक साथ आ गए क्योंकि ये सेम टाइप के हैं, सेम टाइप का काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो उस वजह से इनका काम चल जाता है। एसीसी सीमेंट की भी ये बात है, 3 सीमेंट की कंपनी एक साथ आ गई थी, ऐसा कुछ सीन था, मेरे को कंफर्म नहीं पता। तो एसीसी सीमेंट की जो बात थी वो चीज, हाँ, आगे आ जाओ। सुनो, अबे तुम्हारा फ्री ट्रायल नहीं चाहिए ना मेरे को, बना कर दिया मैंने। इतना पैसा होता तो मैं आज यहाँ थोड़ी होता। चलो सुनो, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है मतलब बहुत सारी सेम टाइप की फर्म एक साथ आ जाए। क्यों आ जाए? ताकि कंपटीशन रिड्यूस कर सके। ऑब्जेक्टिव मतलब एम होता है ना, क्यों? ये ऑब्जेक्टिव मतलब एम, क्यों? ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। यूनिफॉर्मिटी आए प्रोडक्शन टेक्निक में, मतलब हम 3 टाइप की फर्म थी, अलग अलग तरह से बनाती थी, बहुत दिक्कत आती थी, तो हम तीनों ने क्या करा, सेम प्रोडक्शन फेज पे आ गए। हम तीनों सेम टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज का यूज करते हैं जिससे बेस्ट आउटपुट निकलता है, वेस्टेज कम से कम होती है। इसके अलावा देखो, कंबाइंड सेल और परचेज से हम लोगों को फायदा मिल जाता है। 3 फर्म्स आपस में साथ आ गई, एबीसी फर्म साथ में आ गई, तो सेल और परचेज बड़ी आसानी से हो सकती है। इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के सामने आने में दिक्कत नहीं आती, कंट्रोल हो जाता है हमारा इसके ऊपर, मतलब मेरी मोनोपोली हो जाती है कुल मिला के। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वही वाली चीज है और उससे अलग कुछ नहीं, मतलब मोनोपोली वाली सिचुएशन जो मैं अभी तक आपको एग्जांपल देता आया हूँ वही वाली चीज है। आप उसके बेस पे पूरा लिख सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। चलो
अब देखो फायदा, फायदा बिल्कुल सेम है, सेम फायदा है कि बेसफुल कंजप्शन नहीं होता, कंट्रोल रहता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है प्रोडक्ट का, इक्विलिब्रियम या बैलेंस रहता है, कंट्रोल रहता है कुल मिलाकर। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन आता है प्रोडक्ट का, बेटर क्वालिटी की सर्विसेज जा पाती हैं कंज्यूमर को। तो ऐसी वाली चीज़ है। ये मैं जो कॉमन पॉइंट्स है ना इनकी लिस्ट दे दूंगा आपको, इतना तो कर सकता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है, मेरे पास केवल और केवल पिछले सेमेस्टर का पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बेस पे मैं प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा। अब सपोज कोई बंदा दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब उनकी मर्जी। चलो देखो आगे देखो, इसके नुकसान क्या है। मोनोपोली बन जाती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट थोड़ा सा कम बनाते हैं ये लोग जानबूझकर सामान कम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि इनको ये बना रहे आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बनती रहे बाजार में, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब देखो ये वाला पॉइंट था ना, कंज्यूमर का नुकसान हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ये लोग आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बना के रखते हैं, इनएफिशिएंसी रहती है। इसके अलावा मोनोपोलिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तो उस वाली चीज की बात करी गई है यहाँ पर। इसके अलावा देखो एक पर्टिकुलर साइज पे जाने के बाद फर्म बिजनेस रुक जाता है या उसकी ग्रोथ हो नहीं पाती। डिस इकोनॉमीज आ जाती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि अब देखो एक बार तो इन्होंने बोला कि इतने सारे लोग आएंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, अब ये बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग आएंगे तो मैनेजमेंट में लड़ाई भी तो होंगी, मैनेजमेंट में यही तो बोलेंगे कि मेरी सुनो, ऐसी वाली चीज। इसके अलावा देखो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, जानबूझकर लेस आउटपुट बनाते हैं ताकि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आ जाए, जानबूझकर 10 घड़ियां ही बनाएंगे ताकि लोग महंगे में भी खरीदें। तो जानबूझकर ये लोग 10 तरह की घड़ियां ही बनाते हैं, 10 घड़ियां बनाते हैं सालों में। मैंने तो कुछ कहा नहीं। अच्छा सुनो, अब आता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मैं एक अगले प्रोसेस की या पिछले प्रोसेस की एक इंडस्ट्री को खरीद लूं या अपने साथ कंबाइन कर लूं। अब अगले या पिछले प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे वो धागा, तो देखो धागा, ये एक धागे वाली इंडस्ट्री थी और ये था मेरी क्लॉथ इंडस्ट्री। अब देखो ये धागा मेरे को बाहर से जब मैं खरीदता था तो बड़ा महंगा पड़ता था, तो मेरी ये जो क्लॉथ इंडस्ट्री थी, इस क्लॉथ इंडस्ट्री ने क्या करा, इस धागे की इंडस्ट्री को खरीद लिया। इस इंडस्ट्री ने, ये जो क्लॉथ वाली इंडस्ट्री है, इसने यार्न वाली इंडस्ट्री को एक्वायर कर लिया। जब इसने इसे एक्वायर करा तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बोलूंगा कि मतलब वर्टिकल कॉम्बिनेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या था, सेम टाइप की कंपनीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सेम टाइप की कंपनी है, तीनों आपस में जुड़ गई, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। क्यों जुड़ी? ताकि मोनोपोली क्रिएट हो सके। वर्टिकल में क्यों कर जुड़ी? ताकि कॉस्ट कम हो सके, इकोनॉमी आ सके। देखो ताकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके अपने को। देखो धागा एक तरह का रॉ मटेरियल है क्लॉथ के लिए, तो आसानी से मिल सकता। इसके अलावा आप देखो तो इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी हो, मतलब ये जो क्वालिटी बनेगी वो अच्छी होगी। अब देखो मैं बाहर से धागा ला रहा हूँ तो एक बार को हो सकता है कि उस धागे में कमी हो, एक बार को मैं बाहर से धागा ला रहा हूँ तो हो सकता है उस धागे में कमी हो। बट अगर मैं धागा खुद बना रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में कोई गारंटी हो, मतलब कुछ कमी हो ही नहीं सकती, होगी तो बहुत ही मिनिमल कमी होगी। इसके अलावा देखो इकोनॉमी इन एक्सपेंसेस, जो मेरी एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे। मैंने बोला कॉस्ट कम करने के लिए जो सारा काम करना है, कॉस्ट कम करने के लिए तो फैक्ट्री खरीदी मैंने धागा बनाने वाली। इसके अलावा देखो सपोज ट्रेड साइकिल्स चल रही है, ट्रेड साइकिल चल रही है, बिजनेस बंदा चल रहा है, बाहर से धागा बड़ा महंगा पड़ेगा, बट अगर मैं खुद से बना रहा हूं तो मैं आसानी से खरीद सकता हूँ। या फिर सपोज दैट मैं धागा बेच के काम चला लूं, तो बूम वो चल रहा है, रिसेशन, मंदी चल रही है, मैं धागा बेच के काम चला लूं तो नहीं बनाऊं क्लॉथ, तो ऐसी वाली चीज भी आ जाती है। इसके अलावा देखो सेल्स एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि अगर हो सकता है बाहर से धागा आना बंद हो जाता तो मेरा काम रुक जाता। इसके अलावा देखो सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब देखो अगर ये वाली चीज है धागा मैं खुद बना रहा हूँ, अब इससे मैं क्लॉथ बनाऊंगा तो मेरा क्लॉथ अच्छी क्वालिटी का बनेगा या खराब क्वालिटी का बनेगा? साफ सीधी बात है अच्छी क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि धागा भी मैं खुद बना रहा हूँ तो मैं इंश्योर करूंगा कि क्वालिटी अच्छी हो। बाहर से खरीदता तो हो सकता है क्वालिटी खराब होती, तो दैट्स वाई एश्योरेंस आता है कि जो मेरा सामान बना है वो बिक जाएगा। ठीक है, चलो 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 आगे। अच्छा एक बात और देखो, एक तरह से और रिलेट कर सकते हो आप इससे कि मेरे जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं, खर्चों में फायदा मिल रहा है ना मेरे को। इकोनॉमी मतलब फायदा, हमने पढ़ा है ना, इकोनॉमी मतलब फायदा, डिस इकोनॉमी मतलब नुकसान। तो ये जो फायदा है इस फायदे की वजह से भी हो सकता है, मतलब खर्चे कम हो गए इस वजह से सेल बढ़ सकती है। अब देखो नुकसान क्या है, लिमिटेड यूटिलिटी है, इस चीज को मैं ज्यादा जगह यूज नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा नहीं बैठ पाता, हो सकता है धागा कम बन रहा हो ज्यादा बन रहा हो। इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत है, टेक्निकली गलत है बट दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप देखो आप यहाँ पर अगर
क्लॉथ बना रहे हो और आप यहाँ से धागा ले रहे हो, तो आप आसानी से लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हल्का सा टेक्निकली गलत है। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन की वजह से लार्ज स्केल नहीं आ पा रहा है, ये बात मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्लॉथ इंडस्ट्री तो वैसी ही है, इसमें तो कोई शक चेंज करा नहीं आपने, इसमें तो आपने कोई मशीन लगाई नहीं, आपने तो ये वाली यूनिट खरीदी है, सिर्फ धागा ही तो खरीदा। आप पहले धागा एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर से, बाजार से ला रहे थे, सॉरी बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे धागा, इंपोर्ट क्या मतलब बाहर से आप खरीद रहे धागे को, अब आपने खुद बनाना शुरू कर दिया, तो इस पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो दैट्स वाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं आ पाता, उस सेंस में देखा जाए तो सही है। आगे देखो, म्यूचुअल डिपेंडेंसी रहती है। सपोज धागा ना बने, धागा ही नहीं बना, लो धागा ही काट के फेंक दिया मैंने, लो अब ऐसी कंडीशन में कपड़ा बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी की वजह से भी नुकसान आता है। देखो, जो बंदा किसी पे डिपेंडेंट होता है या जो प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, वो चीज कहीं ना कहीं एट लास्ट खत्म हो ही जाती है। आगे देखो, लिमिटेड स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि डिपेंडेंसी रहती है, तो उस सेंस में लिखा गया। आज देखो इन दोनों के कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल वाले। पहला देखो, नेचर ऑफ कंबाइनिंग यूनिट। यहाँ पर जो होती थी वो जनरली कंपटीशन खत्म करने के लिए होती थी, और यहाँ जो होती थी मतलब सेम टाइप की होती थी, यहाँ पर सेम टाइप की यूनिट कंपटीशन खत्म करने के लिए होती थी। यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस वाली चीजें कंबाइन हो रही हैं, मतलब धागा एक डिफरेंट प्रोसेस है और वो चीज मतलब सेम टाइप का गुड तो बन रहा है बट डिफरेंट प्रोसेसेस में, मतलब इंटररिलेटेड नहीं है आपस में। कंपटीशन यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ा कंपटीशन में? बताओ, तुमने धागा बाहर से लेना शुरू कर दिया तो क्या कॉम्पिटिटर कुएं में कूद जाएंगे? नहीं ना, ये वाली चीज है। इसके अलावा देखो, मोनोपोली इसमें बनती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पे मोनोपोली का कोई सीन ही नहीं है। इसके अलावा देखो, सेल्फ सफिशिएंसी, वो यहाँ आती है और यहाँ भी आ सकती है, सेल्फ सफिशिएंसी दोनों में आ सकती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके अलावा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है वो रहती है यहाँ पर, क्योंकि मोनोपोली है, जैसे चाहूँ वैसे कर लूँ। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंसी आ जाती है। इसके अलावा देखो, स्पेशलाइजेशन तो यहाँ होना चाहिए, या इसमें भी हो सकता है एक बार को, वैसे यहाँ ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सारी प्रोसेस अपनी अपनी जगह हो रही है और अपनी अपनी जगह हो रही है, तो अपने आप एक्सपर्टाइज आएगी। ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा इसका, वो कंपटीशन खत्म करना रहेगा, प्रॉफिट कमाना रहेगा, और इसका होगा कॉस्ट कम करना। इसके अलावा देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती हैं, एक सेकंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है फायदा। अभी हम चिल्ला के बात करते आए हैं कि ये वाली जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है वो इसमें आती है, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ नहीं सकती क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा यहाँ पर, ये तो लिमिटेशन ही थी इसकी, तो इस वजह से इस पे वो नहीं हो सकती, इतनी वाली बात क्या। आगे देखो, वर्टिकल कॉम्बिनेशन के ऑब्जेक्टिव, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी, ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर, चलो कोई नहीं। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव आप एक बार रीड कर लेना, ये मैं सही कर दूंगा जब मैं नोट्स दूंगा आपको। अब देखो सुनो, इंटीग्रेट ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को जोड़ना वर्टिकल कॉम्बिनेशन का काम होता है। मतलब वो धागा और क्लॉथ ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, ये इसका मेन एम होता है। धागा और क्लॉथ ये आपस में जुड़ जाएं, इसका मेन एम होता है। इसके अलावा मिडिल मैन को खत्म करना इनका मेन काम होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये किसी और के थ्रू होती तो इसको ये डायरेक्टली कर देगा, तो ये चीज मतलब मिडिल मैन को खत्म कर देती है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी जो होती है बाइंग सेलिंग की, वो खत्म हो जाती है। मतलब धागा मैं बाहर से खरीदता, बड़ी दिक्कत होती है, वो सब खत्म हो जाती है। क्वालिटी कंट्रोल रहता है क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ तो क्वालिटी इंश्योर करूंगा धागे की, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखो सर्कुलर कॉम्बिनेशन, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, वो एक सेकंड रुकना, पानी पी बस। देखो, आपके साथ अब मैं बात करूंगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन के बारे में। सर्कुलर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर सेम टाइप का काम चलता हो। सर्कुलर कॉम्बिनेशन वहां आता है जहां पर सेम मैनेजमेंट के लिए हम उसे वो कर लेते हैं, सेम मैनेजमेंट के लिए एक्वायर कर लेते हैं। मतलब एक ही इंसान से पूरी गाइडेंस आ रही है, उस चीज को हम सर्कुलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह से आ पाए। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं उसका क्या बोलते हैं, रिलायंस जियो, हाँ देखो, जैसे जियो मार्ट एंड जियो,
क्या ये अलग अलग बिजनेसेस हैं? बोलो हाँ, अलग अलग बिजनेस हैं। ये टेलीकॉम सेक्टर में है और ये ई कॉमर्स सेक्टर में है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इनका जो अल्टीमेटली वो आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आ रही है, क्या वो सेम पर्सन से आ रही है? हाँ, सेम पर्सन से आ रही है। दैट्स वाई इनको हम वो बोल देंगे सर्कुलर कॉम्बिनेशन। जब दो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज, दो डिफरेंट टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज एक साथ आ जाती हैं एक कॉमन हेड के अंदर, एक कॉमन बंदे के अंदर, उससे हम बोल देते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन। क्यों करते हैं? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन हो सके। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ना है अपने को, एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ना है एक सिंगल बंदे के थ्रू। इसके अलावा देखो हाँ, ये एंटरप्राइजेस जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं विदाउट एक्वायरिंग मोनोपोली। मतलब ये ग्रो कर सकते हैं इस सेक्टर में भी, इस सेक्टर में भी, बट इनकी मोनोपोली थोड़ी क्रिएट हो रही है इस सेक्टर में। देखो आप जियो का एग्जांपल लो तो नहीं हो रही, पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही, हैं कॉम्पिटिटर्स। अब देखो कोई नई फर्म आ जाएगी, वो भी कॉम्पिटिटर बन जाएगी, अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। जियो मार्ट देखो, इसका तो बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन हो सकते हैं बट मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी, बट ये ग्रो होते रहेंगे। ग्रो हो सकते हैं बट मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये इसकी चीज रही। अच्छा, जहां पर हम मोनोपोली क्रिएट करने की पूरी बात कर रहे थे इसमें हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पर पूरी बात चल रही थी सेम टाइप के बिजनेस साथ आ जाएंगे ताकि मोनोपोली बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल वाले में सेम बिजनेस साथ आ जाएंगे ताकि मोनोपोली बन जाएगी। यहाँ क्या था, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कॉस्ट कम आएगी, इस वजह से कर लो। यहाँ क्या है, सेम बंदे के अंदर आ जाएंगी, इस वजह से कॉस्ट ज्यादा लगेगी। कॉस्ट क्या बोल रहा हूँ, जब सेम बंदे के अंदर आ जाएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, इस वजह से कर लो। देखो हाँ, तो नुकसान क्या है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन बढ़ जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा देखो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एक बंदे के हाथ चली जाती है, जिस वजह से दिक्कत आ जाती है। इस बंदे के हाथ में नाम थोड़ी ले रहा हूं मैं, हाँ, तो इस बंदे के हाथ में पावर चली जाती है। इसके अलावा देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम दैट इज अपियर टू सोशल इविल। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक बंदे के हाथ में पावर चली जाती है, दिक्कत आ जाती है, सारी पावर इसके हाथ में, ऐसा बोला गया। आज अब आते हैं अगली उस पर। तो सर्कुलर हो गया, ये हो गया। अच्छा, सर्कुलर को ही मैं प्यार से मिक्स भी बोल देता हूँ, कभी कभी मिक्स कॉम्बिनेशन बोल देते हैं, या फिर सर्कुलर का एक नाम और होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। सर्कुलर को ही मैं प्यार से मिक्स या प्यार से कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बोल देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखो लेटरल कॉम्बिनेशन, हाँ देखो सुनो, लेटरल कॉम्बिनेशन या एलाइड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, मैं रॉ मटेरियल के लिए हाथ मिला लेता हूं। देखो यहां पर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हाथ मिला रहे थे और यहां पर हम रॉ मटेरियल के लिए हाथ मिला रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे कि मैं बोलूं आपके साथ, मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं हाथ मिला लूंगा, एक तो पेंट वाले के साथ, एक मिला लूंगा ब्रिक वाले के साथ, एक मिला लूंगा सीमेंट वाले के साथ। इस तरह से हम हाथ मिला लेते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल या कंबाइंड इंडस्ट्री। इसके अलावा देखो डायगोनल या सर्विस इंडस्ट्री, एक मेन बिजनेस के साथ में, जब मैं किसी मेन बिजनेस के साथ में किसी स्पेशल टाइप की सर्विस को मिला देता हूं, तो उसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन में। सुनो, होता क्या है, जैसे कि मैं अखबार बेचता हूँ, तो अखबार बेचना मेरा मेन बिजनेस हुआ। अब मैं अखबार बेचने के साथ में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को और लगा दूं, तो ये हो गई सर्विस कॉम्बिनेशन। जब मैं किसी मेन प्रोडक्ट के साथ अपनी सर्विस को और बैठा दूं, दैट इज मेन कॉम्बिनेशन, मतलब वो सॉरी डायगोनल या सर्विस कॉम्बिनेशन। तो दोबारा देख लो, यहां पर आप रिलेट करोगे फेसबुक वाले एग्जांपल से, यहां रिलेट करोगे धागे और क्लॉथ वाले एग्जांपल से। सर्कुलर जो होगा वो होगा सेम पर्सन में, जैसे कि जियो वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, जियो मार्ट और वो जियो वाला, और भी बहुत सारे वो हैं यार, देख लो अपने आसपास। आगे देखो लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या था कि हम सेम मतलब रॉ मटेरियल के लिए हाथ मिला लेते थे, जैसे कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा देखो ये अखबार बेचने का काम है, तो मैंने वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से हाथ मिला दिया, ये वाली चीज। आगे देखो आयो रेशनलाइजेशन की तरफ। तो रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है, अरे सुनो, कॉम्बिनेशन आप समझ गए अभी तक, कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका बहुत ही खतरनाक रिलेशन होता है रेशनलाइजेशन से। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। कॉम्बिनेशन और रेशनलाइजेशन का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है, सुनना। पहले रेशनलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं एक बार। व्हाट डू मीन बाय द टर्म रेशनलाइजेशन? छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं लगेगी, अब 20-25 मिनट की क्लास और है बस। सुनो, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है रेशनल तरीके से काम करना। देखो यहाँ पे आ रहा है रेशनल,
आपने पढ़ा हो शायद इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर इज रेशनल, बट यहाँ पे हम जो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पीओवी होगा प्रोड्यूसर का। वो जो पूरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारा प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर जो है वो रेशनलाइजेशन करेगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है पूरा सोच समझ के दिमाग लगा के काम करना। सॉरी बन रहा है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है पूरा सोच समझ के ढंग से काम करना। तो ये चीज है, बस प्रोड्यूसर इस तरह से काम करे कि कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके ताकि मिनिमम एफर्ट से भी ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, वेस्टेज कम हो, ऐसी वाली बात करी गई है। इसके अलावा रिडक्शन हो सके बहुत सारे पैटर्न्स का। जो फालतू के काम होते हैं ना, बंद करवा दो। जैसे जूता बना रहे हो, तुम जूता बना रहे हो ना, तो 5.1 5.2 ऐसे बनाए, क्या करोगे 5 के बाद 6 बनाओ ना, 6 के बाद 7 बनाओ, 7 के बाद 8 बनाओ, 8.1 8.2 क्या होता है। अब तुम लिपस्टिक बना रहे हो तो रेड बनाओ, ये सैल्मन रेड, ये पिंक रेड, ये लेवेंडर रेड, ये क्या होते हैं। बस क्या कहूँ, छोड़ो, कमेंट में कुछ मत लिखना इस मामले में, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो। ठीक है, आगे देखो। तो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कम पड़ जाता है, वर्कर इधर उधर घूमता नहीं है, ऐसी वाली बात करी गई है। अब सुनो, रेशनलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, सुनो। रेशनलाइजेशन का लिटरल मीनिंग होता है रेशनल तरीके से काम करना, ताकि कम से कम एफर्ट लगा करके सारा काम हो जाए। मतलब अपनी जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को इस तरह से डिजाइन करना कि कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट आ सके। सुनो, सॉरी, कम से कम टाइम में कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा सामान बन सके। सुनो, प्रोसेस, इन प्रोसेस को रीडिजाइन करना, इन प्रोसेस को रीडिजाइन करना, इन प्रोसेस को रीडिजाइन करना ही वो होता है रेशनलाइजेशन कहलाता है। देखो, इनमें डिजाइन था बट वो इस तरह से नहीं था कि हमें फायदा मिल सके। पूरा फायदा उठाने के लिए उन प्रोसेसेस को ढंग से डिजाइन करना ताकि कम से कम वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, दैट इज टर्म्ड एज रेशनलाइजेशन। चलो देखो, सुनो आगे देखो, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को कट करना ताकि वर्कर इधर उधर ना घूमे, इस तरह से प्रोसेसेस को डिजाइन करना कि काम हाथ क्या चल सके। आप देखो, मैं अगर आपको रिलेट करवाऊं तो हमने जो प्लांट लेआउट पढ़े थे वो प्लांट लेआउट भी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि कम से कम ट्रांसफर करना पड़े सामान को, ताकि कम से कम वेस्टेज हो, ताकि कम से कम काम हो सके और कम कॉस्ट में कम टाइम में ज्यादा काम हो सके। आप घुमा फिरा के कहीं से भी उठा के देख लो, अल्टीमेटली जो आपका मोटो निकलेगा वो ये निकलेगा, कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम और ज्यादा प्रॉफिट। चलो आ जाओ, सिक्योरिंग द इकोनॉमिक कम्युनिटी ग्रेटर स्टेबलाइजेशन एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सुनो, मैंने रेशनलाइजेशन करा कि जियो लेकर आएंगे, मैंने रेशनलाइजेशन करा कि हम जियो लेकर आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और कंज्यूमर को हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिलेंगे, प्राइस कम होंगे। आज से 10-12 साल पहले का 1 GB डाटा का प्राइस पूछना जरा, ठीक है। आगे देखो, इंश्योरिंग अ हायर एंड स्टीडियर रेम्यूनरेशन एंड इक्विटेबल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल। सुनो, ये जो रेशनलाइजेशन होता है ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू बेशक प्रोड्यूसर का है। देखो, ये जो रेशनलाइजेशन है मेरा, इसका पीओवी भले ही प्रोड्यूसर का है, बट इसका जो बेनिफिट मिलता है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी मिलता है और कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी मिलता है। रेशनलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बेशक प्रोड्यूसर का हो, बट रेशनलाइजेशन का कहीं ना कहीं फायदा प्रोड्यूसर को भी मिलता है और कंज्यूमर को भी मिलता है। आप देखो, बेस्ट एग्जांपल है जियो का, तो ये जो जियो वाला एग्जांपल है, इसमें आप देखो, इसका जो मेजर फायदा है, एक तो फर्म को भी मिला क्योंकि फर्म बड़ी आगे, ठीक है, बट इसका जो अल्टीमेट फायदा है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को मिला एज अ रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक, तो रेशनलाइजेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट तक आ जाता है, पढ़ेंगे अभी। देखो सुनो, रेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का फायदा देखा गया है। रेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों का पूरा फायदा देखा जाता है। अब देखो सुनो, कैसे आएगा फायदा, तो फायदा ऐसे आएगा कि कम से कम एफर्ट लगे, ज्यादा से ज्यादा काम हो सके,
वेस्टेज कम हो सके। इसके अलावा काफी सारे जो फालतू के काम होते हैं, फालतू के पैटर्न है, उन्हें हटा डालो। अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी वेस्टेजेस, इनको हटा डालो। फाइनेंशियल चार्जेस जो होते हैं जैसे इंटरेस्ट वगैरह, इनको हटा करके हो सके तो कहीं से ऐसी इक्विटी उठाओ जहां से कम इंटरेस्ट देना पड़े, और प्राइसेस कम होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, लोग भरोसा करेंगे, रिलायबिलिटी आएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये सारे एम होते हैं रेशनलाइजेशन के, कि मैं रेशनल तरीके से काम करूंगा, इस तरह से सोच समझ के प्लानिंग करूंगा अपने काम की, कि कम से कम वेस्टेज हो, लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा मिल सके, मेरा ज्यादा ज्यादा फायदा हो सके, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बनी रहे और गोल अचीव हो जाए। ठीक, आगे देखो, रेशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट। दिस इज अ चाइल्ड या दिस इज अ पार्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। दिस इज अ चाइल्ड और दिस इज अ पार्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एक फर्म लेवल पर होता है, ये एक फर्म लेवल पर होता है, मतलब एक फर्म के अंदर किस तरह की पॉलिसीज प्रोसीजर चलते हैं या किस तरह से वो फर्म काम करती है, तो ये चीज होती है एक फर्म के लेवल पर। बट ये जो अपना वो होता है रेशनलाइजेशन, ये होता है ओवरऑल लेवल पर। रेशनलाइजेशन होता है ओवरऑल लेवल पर। तो सुनना, ये जो रेशनलाइजेशन होता है ये होता है ओवरऑल लेवल पर। तो रेशनलाइजेशन का स्कोप इतना बड़ा है कि इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाता है। स्कोप मतलब मैंने आपको बताया था दायरा, तो रेशनलाइजेशन का दायरा इतना बड़ा है कि इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट तक आ जाता है। आपने शायद 12th में पढ़ा हो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, जहां पर हमने बात करी थी मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, इन सब की। तो वहां पे क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट लगा करके मैं ये चेक करता था कि मेरी फर्म ने पिछले सालों में जो काम करे हैं, मेरी फर्म ने पिछले सालों में जो काम करे हैं, उन कामों को करने का बेस्ट तरीका क्या था, उन कामों को किस तरह से किया जाए कि कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम टाइम लगे और ज्यादा ज्यादा काम हो सके। तो ये चीज थी फर्म लेवल पर, एक फैक्ट्री लेवल पर। बट अगर मैं रेशनलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो रेशनलाइजेशन पूरी इंडस्ट्री लेवल पर होता है, जैसे जियो का रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली बात आपके साथ करी गई है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रेशनलाइजेशन के, ये क्या होते हैं? रेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल ग्रोथ, या ओवरऑल इस तरह से काम करना कि कम से कम एफर्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। एलिमिनेटिंग वेस्टेजेस, जो हमने ऊपर पढ़े ना यार, ऑब्जेक्टिव भी तो पढ़े यार, अब मैं ये चीज ही दोबारा बता दूं कैसे चलेगा। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका स्कोप छोटा होता है सबसे पहली बात तो। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फर्म में कम कॉस्ट में काम हो सके, एफिशिएंसी बनी रहे एक फर्म के अंदर। ये एक फर्म लेवल पर काम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, इसके अलावा देखो मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजी का मतलब होता है ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूवन एंड एक्सपेरिमेंटेड टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स जो मैंने एक्सपेरिमेंट के बेस पर निकाली हो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो मैंने इसके बेस पर बनाई होती हैं, मेथडोलॉजी के बेस पर बनाई होती हैं। ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई है। कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं। अब देखो मजा आएगा, अगर आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया अभी तक तो आपको मजा आएगा। सुनो, मैंने कॉम्बिनेशन क्यों करे, मैंने कॉम्बिनेशन क्यों करे आखिर। देखो कॉम्बिनेशन कॉज है ये रेशनलाइजेशन। अभी कॉम्बिनेशन देखो पहले, ये 5 तरह के कॉम्बिनेशन मैंने करे थे। इनका अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरा फायदा हो, मैं इस तरह से काम करूं कि मेरा अल्टीमेटली फायदा हो। क्या फायदा हो कि मोनोपोली गेट हो सके, कंपटीशन कम हो सके, स्टेबिलिटी बनी रहे, मैनेजर की इकोनॉमी डेवलप हो, इकोनॉमीज इन स्केल आए, इस तरह की चीजें देखी थी मैंने। फैसिलिटी डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ऐसी वाली बातें हमने कॉम्बिनेशन के ऑब्जेक्टिव में करी थी। रेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में भी तो यही बात कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन भी तो यही बोल रहा है कि आपको इस तरह से काम करना है कि कम से कम वेस्टेज हो और ज्यादा ज्यादा काम हो सके, कॉस्ट कम आए, टाइम कम लगे, ऐसी वाली चीज। तो ये चीज अचीव करी जा सकती है बाय द वे ऑफ कॉम्बिनेशन। रेशनलाइजेशन को अचीव करने का एक मेथड हो सकता है कॉम्बिनेशन करना। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ रेशनल तरीके से काम करना। प्रोड्यूसर रेशनल तरीके से तब काम कर पाएगा जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे, तो आइडिया होगा, प्लान होगा। तो मैनेजर जो होते हैं, इसके 2 फर्म को अगर मैंने आपस में मर्ज करा तो उनके जो प्लान होते हैं उनके बारे में हमने बात करी, इतनी वाली चीज सुनो। तो ये जो कॉम्पिटिशन है या कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन की वजह से होता है। रेशनलाइजेशन इज द मोटिव बिहाइंड कॉम्बिनेशन। हाँ, रेशनलाइजेशन अचीव करना ही कॉम्बिनेशन का मोटो होता है, मतलब जो एफिशिएंसी है उसे अचीव करना ही एक तरह से मोटो होता है कॉम्बिनेशन का। अब सुनो,
हाँ, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरह का बच्चा है रेशनलाइजेशन का। इसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह कोई सीन है नहीं, ये फर्म लेवल पर होता है बस, कि एक सुई भी उठानी है तो साइंटिफिक तरीके लगा लो, मतलब जैसे अगर वर्कर है तो वर्कर के आसपास ही सामान रख दो, ऐसी चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट में आ जाती है। रेशनलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है। आगे देखो, न्यू यूनिट्स। जिस नई यूनिट में आज तक कुछ काम ही नहीं हुआ, वहां पे तुम एक्सपेरिमेंट लगाओगे कैसे, मेरे को तो ये समझा दो। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट फेल हो जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है तुम्हारे जो पुराने तरीके थे उन तरीकों के बेस पर ही एक ऐसा तरीका निकालो जो तरीका बेस्ट हो। तो अगर तुम पे पुराने कोई तरीके ही नहीं है तो कैसे लगा दोगे यार पुराने तरीके, कैसी बातें करते हो। तो न्यू यूनिट पर ये तो बेकार है। रेशनलाइजेशन हमेशा काम करेगा, उसमें कोई शक की बात ही नहीं। आगे देखो, म्यूचुअल कॉपरेशन। अब यार क्या होगा क्या होगा, देखो म्यूचुअल कॉपरेशन। तो ये जो कॉपरेशन है ये रेशनलाइजेशन में बना रहता है। कॉपरेशन जो है वो रेशनलाइजेशन में बना रहता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड, अभी एक सेकंड। हाँ सुनो, रेशनलाइजेशन जो होता है, रेशनलाइजेशन में जो कॉपरेशन होता है वो होता है इंडस्ट्री लेवल पर, मतलब बड़े लेवल पर कोऑर्डिनेशन की बात करी गई है। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो जनरली लोअर लेवल पे होता है, मतलब फर्म लेवल पे होता है। तो यहाँ पे बस लेवल्स बदले हैं कोऑर्डिनेशन के, वरना कोऑर्डिनेशन रहता दोनों में ही है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं। अब सुनो, आगे देखो, मेजर्स। मेजर, अबे क्या होगा, पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड रुकना, पेन नहीं चल रहा यार। चलिए सुनो, मेजर्स का मतलब होता है कि किस तरह के एरियाज को हमें डेवलप करना है। तो अपने जो मेन एरियाज होते हैं रेशनलाइजेशन के, वो एरियाज होते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, ये सारे एरियाज। बट साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो उसका मेन एरिया होता है फर्म लेवल की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को अचीव करना। यहाँ पर प्रोडक्शन, सेलिंग, सब कुछ कवर होता है, मतलब जितनी भी चीजें आपको याद आ रही हैं सब कुछ रेशनलाइजेशन में कवर होती हैं। बट यहाँ पर फैक्ट्री लेवल पर जो प्रोडक्शन लेवल है उस लेवल पर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को अचीव करने की बात चल रही है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीका है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन मतलब बेटर तरीके से काम करना, सोच समझ के काम करना, और साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीका है रेशनलाइजेशन का एट अ फैक्ट्री लेवल, ताकि फैक्ट्री लेवल पर जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बनी रहे। इसके अलावा अगर मैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इसका होता है, रेशनलाइजेशन एम्स एट द सोसाइटी, मतलब रेशनलाइजेशन का कहीं ना कहीं बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है। जियो, मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सूट कर रहा है, बिल्कुल कट टू कट सूट कर रहा है। देखो आप सारे पॉइंट वही से मैच करके देखना, सब याद हो जाएगा आपको। तो सोशल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बना रहता है ड्यू टू रेशनलाइजेशन। बट ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है इसका मेन मोटो होता है फर्म, फैक्ट्री लेवल पे काम चलता रहे, प्रोडक्शन चलता रहे, प्रोडक्शन ना रुके। तो इसका कोई सोशल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ऐसी वाली बात आपके साथ करी गई है। अब देखो सुनो, अब मैं बात करूं प्रिंसिपल, एस्पेक्ट या टेक्निक्स ऑफ रेशनलाइजेशन, कैसे रेशनलाइजेशन करा जाए। अभी हमने जो पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी एक तरीका था रेशनलाइजेशन करने का। पहले देखो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो पहले मैं बात करूंगा स्टैंडर्डाइजेशन। अरे 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 ये चीजें अगर आपने, शायद आपको याद आ रही हूँ, तो ये 12th में हमने पढ़ी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फेओल, सॉरी टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात चल रही है यहाँ पर इनडायरेक्टली। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेशनलाइजेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। चलो आज सुनो, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड सेट कर दो आप कि बॉटल का जो कैप बनेगा वो 2 किलो का बनेगा। मेरी बॉटल का जो कैप बनेगा वो 2 किलो का बनेगा, तो 2 किलो का बन जाएगा, बात खत्म। सिंप्लीफाई रखो अपने काम को, अननेसेसरी जूते के नंबर मत बढ़ाते चले जाओ कि 5.1 बनाएंगे, 5.2 बनाएंगे, हमें बड़ी वो है खुजली, तो ऐसी कंडीशन में नहीं चलेगा। इसके अलावा देखो मैकेनाइजेशन, मतलब मशीन्स का यूज करना शुरू करो आप। मशीन यूज करोगे तो काम अच्छा होगा, साफ सीधी बात है। मशीन यूज करोगे तो सिंप्लीफिकेशन रहेगा, मशीन यूज करोगे तो काम सिंप्लीफाई रहेगा। इसके अलावा काम का स्टैंडर्ड भी बना रहेगा, क्योंकि अगर लोग बनाएंगे हाथ से तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी हो सकता है बिगड़ जाए, हो सकता है कोई छोटा बने कोई बड़ा बने, बट अगर मशीन बनाएगी तो एक जैसा बनाएगी। इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफाई, अरे 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 क्या बोल दिया मैंने। अब कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि हाथ के काम की कोई मतलब कैसे बुराई कर दी। हाथ का काम तो कारीगरों की शान होता है, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा था। मशीन को तो आप आउटपुट इनपुट दोगे तो वैसे ही सामान बनाएगी ना, तो उस सेंस में मत ले जाओ यार। तो इंटेंसिफाई करना काम को, मतलब थोड़ा सा डीपली देखना। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस आप सेट कर दो,
स्पेसिफिकेशन सेट कर दोगे तो आपका काम बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शनलाइजेशन, आपके जो फंक्शन लेवल पर सेट कर दो सामान को, मतलब मशीन को काम बांट दो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन वगैरह उसी के बारे में बात करिए, स्पेशलाइजेशन भी ऐड कर लेना है यहाँ पे। और भी कुछ आपको याद आ रहा है तो ऐड कर लेना। टेक्नोलॉजी मतलब मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन भी अटैच कर लेना। तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको याद आ रहा है, चाहे टेक्नोलॉजिकल किसी भी तरह का एस्पेक्ट हो, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो डाल देना। अब देखो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, आपको पैसा कहाँ से उठाना है, कितना पैसा उठाना है, पैसा उठाना भी है या नहीं उठाना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी रेशनलाइजेशन आपसे बात करता है। तो ये सारी टेक्निक्स थे रेशनलाइजेशन के, मतलब रेशनलाइजेशन कैसे करा जाए। तो पहली बात तो टेक्नोलॉजी के थ्रू रेशनलाइजेशन कर सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ा दो तो अपने आप रेशनलाइजेशन आ जाएगा, मतलब ढंग से प्रोडक्शन हो पाएगा। इसके अलावा देखें तो फाइनेंशियल, फाइनेंस को देखो, पैसा कहाँ से उठाऊं भी या ना उठाऊं, डेट से उठाऊं, इक्विटी से उठाऊं, कहाँ से उठाऊं, तो ऐसी वाली चीज़। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, इसका जो मेन रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया है कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन कर लो, कॉम्बिनेशन करके वो कम कर लो, कॉम्बिनेशन करके हाँ, कॉम्बिनेशन करके या तो मोनोपोली क्रिएट कर लो, या कॉस्ट कम कर लो, या फिर वो करके कॉम्बिनेशन करके अपनी सर्विसेज वगैरह को बेटर कर लो, रॉ मटेरियल ले लो, ताकि काम ढंग से चलता रहे, काम रुके ना बीच में। ऐसी वाली बातें आपके साथ करी आ जाओ। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को भी तो फायदा देना है, सोसाइटी को भी तो फायदा देना है। सोसाइटी को फायदा कैसे देना है, इस तरह से कि हम सोसाइटी को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। जब बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, जब कंज्यूमर को लोअर प्राइस पे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस स्टेबल है, क्योंकि मैंने मिनिमम एफर्ट डाल के मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा है, तो मेरी कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है तो कंज्यूमर को अल्टीमेटली फायदा मिल रहा है। ऐसी वाली बात आपके साथ करिए। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेशनलाइजेशन पर। देखो आपकी बुक में बहुत ही फैला फैला के इसे दे रखा है कि इसके पॉइंट से उसके पॉइंट से, इसके पॉइंट से उसके पॉइंट से, इतना कुछ काम झाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद कर लो, 10-12 पॉइंट काम हो जाएगा आपका। मैं बता दूंगा कैसे। पहला देखो, सिंप्लीफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड एलिमिनेट वेस्टेज। क्या ही कहूँ आपसे, देखो ये वाला पॉइंट रिपीट कर दिया है। तो अगर आप एडवांटेज कर जाओगे तो एम्स अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा देखो, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट। इसके अलावा बूस्ट प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ जाती है, अनहेल्दी कंपटीशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा मैं देखूं तो अनहेल्दी कंपटीशन जो है उसे खत्म करके मैं क्या करूंगा, अपना जो रिस्क है उसे कम कर लूंगा। इसके अलावा और देखा जाए तो अनसोल्ड गुड जैसी प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आएंगी, अनसोल्ड सामान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मुझसे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मोनोपोली है, मुझसे खरीदोगे तो मेरे से ही खरीदना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। अब सुनो, ये जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं ये बड़ी बड़ी फर्म्स में आके मिल जाती हैं। कॉम्बिनेशन इज अ पार्ट ऑफ रेशनलाइजेशन, हमने सीख लिया अभी। तो कॉम्बिनेशन के तहत जितने भी एडवांटेजेस थे वो सारे मिल जाते हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी फर्म है इनका भी फायदा, इनको भी फायदा मिल जाता है। और बड़ी बड़ी फर्म्स में अगर छोटी छोटी फर्म मिल जाती हैं, जो छोटे छोटे चूजे होते हैं उनसे काम करवाना बड़ा आसान होता है। मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, साफ सीधी बात है, कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके अलावा देखो तो हायर रेम्यूनरेशन एंड गुड सिक्योरिटी टू वर्क फोर्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, तो अच्छी वर्किंग कंडीशन रहती है। इसके अलावा देखें तो डेवलप द एफिशिएंसी लेवल, तो एफिशिएंसी लेवल बना रहता है फर्म के अंदर इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी तो अपना मेन एम था। इसके अलावा देखो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है रिड्यूस प्राइसेस का, जियो नेट सस्ता हो गया, स्टैंडर्डाइज एंड वैसा प्रोडक्ट, क्योंकि मैकेनिकल काम होता है यहाँ पर। देखो मैकेनिकल, तो मैकेनिकल काम होगा तो सब कुछ स्टैंडर्डाइज होगा, जब सब कुछ स्टैंडर्डाइज होगा तो काम सिंप्लीफाई रहेगा और कॉस्ट कम आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल जाता है स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि रिड्यूस प्राइसेस हैं, कम कंपटीशन है नहीं ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा देखो वेस्टफुल कंजप्शन नहीं होता, फालतू में जो वेस्ट हो रहा था, ये जो वेस्ट हो रहा था कहाँ गया, देखो वेस्ट वेस्ट वेस्ट, हाँ देखो ये जो वेस्ट हो रहा था ये वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा कंजर्व रिसोर्स बचते हैं, जब वेस्ट नहीं होगा तो रिसोर्सेज बचेंगे, साफ सीधी बात है। चलो आ जाओ आगे, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेल्प कंपनीज टू फॉरेन मार्केट। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन कर लिया है एक तो, या फिर मैंने इस तरह की अप्रोचेस लगाई हैं, इस तरह से अपनी प्रोसेस को डिजाइन करा है कि मेरी कॉस्ट कम आती है। जब मैंने अपनी प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करा है कि कॉस्ट कम आती है, तो कहीं ना कहीं मैं फॉरेन मार्केट में जाके भी कॉम्पीट कर पाऊंगा बड़े प्यार से। तो इस तरह से हो जाता है। अब सुनो, अगर मैंने आपके साथ बात करी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिंपल हो जाती है, वेस्ट कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसके अलावा अनहेल्दी कंपटीशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स आप छाप सकते हो यहाँ पर, कंज्यूमर को रिड्यूस प्राइस का बेनिफिट मिलता है, जब वेस्ट खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं आप रिसोर्स बचा पाओगे। ठीक है,
इसके अलावा देखें तो क्वालिटेटिव और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनता है। जो पॉइंट आप यहाँ से चुरा सकते हो, कुछ पॉइंट यहाँ से चुरा लेना और कुछ पॉइंट यहाँ से चुरा लेना। बात ही काम गया, हाँ यहाँ से, या फिर ऐसा कर लो, ये मत पढ़ो, एडवांटेजेस से आप ये कर लें, एडवांटेज कर लो तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको है ना एक वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर कि क्या क्या कर लो तो क्या क्या आपका कवर हो जाएगा। देखो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने में बिलीव नहीं रखता हूँ। देखो, आज तक बताए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, 12th में बहुत बताए, लेकिन अब मेरे पास डाटा नहीं है कंप्लीटली उसे करने का, मतलब ये चेक करने का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता। अगर मेरे पे 2-4 सैंपल पेपर होते तो मैं बता देता उसके बेस पर, बट मेरे पे वो डाटा नहीं है, इस वजह से मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता। बट मैं आपको ये बता दूंगा क्या क्या आप कर जाओ, ABC एनालिसिस दे दूंगा, चलो इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ 100% सिलेबस के, शॉर्टकट कभी आपकी सक्सेस का रीजन नहीं बन सकता। तो एक वीडियो डाल दूंगा मैं कि कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है, कॉमन पॉइंट्स के अलावा आपके जो वो होंगे कुछ पॉइंट्स जो आप छोड़ सकते हो, जो दूसरे कहीं से कवर हो जाएंगे, जो आप छाप सकते हो, इस तरह की चीजें मैं आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो में। आज शाम तक या कल तक दे दूंगा वीडियो। चलो देखो, अब देखो रेशनलाइजेशन के नुकसान क्या है, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है रेशनलाइजेशन के। रेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ये हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, रेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्शंस, यानी किस किस को तकलीफ हो रही है रेशनलाइजेशन से। रेशनलाइजेशन से तकलीफ क्या क्या होती है, तो रेशनलाइजेशन से तकलीफ ये होती है कि खर्चा बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि हमने मशीन लगाई है मतलब भारी खर्चा, भारी खर्चा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं अकाउंट में, अगर आपने नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लो। मशीन पर अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूँ मतलब मशीन लगा रहा हूँ, तो उससे मेरे को प्रॉफिट भी तो आना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट आ जाए, गारंटी नहीं होती। देखो आता है, मैं मना नहीं कर रहा, रेशनलाइजेशन लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट कमाएगी, तो अल्टीमेटली आपको फायदा मिलेगा, बट क्या पता लोग खरीदें ही ना, तो ऐसी वाली चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा ये होता है ट्रेड साइकिल से आप मैच नहीं कर पाते हो, फंड रेज करने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये फंड पर टिका हुआ है, अगर फंड ही ना मिले तो बात ही खत्म। इसके अलावा देखो फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बार बार जरूरत पड़ती है, लेकिन कौन किस पे इतना टाइम रखा है कि बार बार वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही करता रहे, तो ऐसी वाली चीज है। मैकेनाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बट इसका अगर आप उल्टा एक्सपेक्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मशीन्स पर भी तो वर्कर बैठाने पड़ेंगे, तो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो आप यहाँ लिख सकते हो। और बता दिया, और क्या बताऊँ इससे ज्यादा। आगे देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज विल हैव टू डबली हार्ड, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि वो इन मशीन के साथ कॉम्पीट कर सकें और मशीन उनकी जॉब ना खा जाए। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें नॉमिनल कॉस्ट ही मिलती है, नॉमिनल इनकम नहीं होती है, छोटी मोटी इनकम मिलती है, मतलब उन्हें ऐसा कुछ फायदा नहीं रहता। इसके अलावा देखो, एक काम करते करते बोरिंग हो जाती है, मैकेनाइजेशन में एक ही मशीन को बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहो तो बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा इनिशिएटिव खत्म हो जाता है, मतलब पहले मैं क्या करता था, पॉट खुद बनाता था, मतलब वो यार सुराही में खुद बनाता था, अब मशीन बना रही है, सपोज बनाती नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो सपोज बनाती है, तो पहले मैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से छोटी बड़ी कैसी बना सकता था, बट अब जब मशीन बनाती है तो ऐसी कंडीशन में वो एक ही जैसा काम करेगी तो मोनोटोनी हो जाएगी, एक तरह की एक ही जैसी चीज हो जाएगी। इस वजह से वर्कर्स का इनिशिएटिव मतलब कुछ नया करने की पावर, वो कुछ नया करने की पावर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा देखें तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की बात चल रही है, ये जो कम प्राइस करने की बात चल रही है, ये मोनोपोली के आने से पहले की बात नहीं है। जब मोनोपोली आ जाती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सब भूल जाते हैं, इनको केवल एक चीज दिखती है, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट के चश्मे लग जाते हैं तो फर्म केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखती है, इसमें कोई शक की बात है। तो इसके साथ हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब देखो करीब 6 घंटे का वो टॉपिक है पूरा, अगर मेरी फालतू बातों को थोड़ा बहुत हटा दिया जाए तो 5.5 घंटे के मैंने आपको बिल्कुल तमीज से सब कुछ करा दिया, पूरा शुरू से एंड तक वो ऐसे कराया है, मतलब क्या बताऊँ, बस आपको पता ही है। बट इससे ज्यादा देखो, अगर मैं इससे ज्यादा डिटेल में रखता तो मेरे को चाहिए फिर 30-40 घंटे, उससे कम में मेरा काम चलता है। और इससे अगर मैं शॉर्ट में रखता तो अब मैं पढ़ा तो देता, बट मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो अच्छी बात है, और क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके साथ मिलते हैं। आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स, इसके अलावा कॉमन पॉइंट्स और ये बता दूंगा क्या क्या करना है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, और वीडियो शाम तक आ जाना चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।